आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में कि जब हम लोग अपना सर ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो आसमान में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है, जिसे हम सूरज कहते हैं। उर्दू में इसे आफ़ताब कहते हैं और इंग्लिश में इसे सन कहते हैं। आखिर सन किस चीज़ का बना होता है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों होता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसी तमाम सारी जानकारियाँ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सन पर हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सन के स्ट्रक्चर, टेम्परेचर और डेंसिटीज़ और उनके वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है और हमारी धरती के सबसे नज़दीक पाया जाने वाला स्टार है। सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसके चारों तरफ बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लैनेट्स, मेटेओराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स एंड डेब्रीज, बहुत सारी चीज़ें इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। इसकी डिस्टेंस धरती की सतह से 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना येलो ड्वार्फ स्टार है और यह ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है और इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से लगभग 110 गुना है और जुपिटर के डायमीटर से लगभग 10 गुना बड़ा है। धरती की सतह से जब सूरज को देखा जाता है तो यह प्लेट की तरह चपटे आकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन धरती की तरह यह चट्टानों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि यह गैसेस का एक स्फीयर है। लेकिन इसमें भी धरती की तरह कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। पूरा का पूरा सन 7 लेयर से मिलके बना हुआ है। अंदर के 3 लेयर्स को इनर लेयर्स बोलते हैं और बाहर के 4 लेयर्स को आउटर लेयर्स बोलते हैं। सेंटर से आउटर की तरफ अगर हम बात करें तो सेंटर पर पड़ने वाला सबसे पहला लेयर द कोर होता है, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन और फिर उसके बाद कॉन्वेक्टिव जोन होता है। फोर्थ लेयर्स जो होती है उसे हम लोग विजिबल स्फीयर या फिर फोटो स्फीयर कहते हैं। फिफ्थ लेयर जो होती है उसे क्रोमोस्फीयर और सिक्स्थ लेयर जो होती है उसे ट्रांजिशन जोन और लास्ट आउटर जो लेयर होती है उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। इन सभी लेयर्स को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम सन के कोर के बारे में बात करेंगे। सन का कोर सन के सेंट्रल रीजन पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 15 मिलियन केल्विन होता है। पूरे सन का सबसे हॉटेस्ट जोन सन का कोर ही होता है। यहाँ की डेंसिटी 1,50,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यहाँ का प्रेशर 26.5 मिलियन गीगा पास्कल है। पूरे सन के मास का 34% मास और पूरे सन के वॉल्यूम का 3% वॉल्यूम कोर कंट्रीब्यूट करता है। पूरे सन की एनर्जी का 99% एनर्जी सन के कोर में ही प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल हाइड्रोजन है और वो भी प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन उठता है कि इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर यहाँ पर होता है तो इसके अंदर आखिर होता क्या है। दरअसल ये पूरा का पूरा कोर प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मैटर की एक ऐसी स्टेट है, जब किसी भी मैटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड स्टेट में है और उसके टेम्परेचर को हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वो सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आएगा और अगर हम लोग टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो अब वो गैसियस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि प्लाज्मा स्टेट में ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। गैसियस स्टेट में हम सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होने लगते हैं, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में जाने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अब अपने एटम का चक्कर नहीं लगाते हैं, अपने न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगाते हैं। प्लाज्मा स्टेट में पहुंचने के बाद सारी की सारी गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाता है। तो इधर आयंस भी मूव करते रहते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते रहते हैं। तो इस आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैसेस को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। कुछ यही कंडीशन हमारे सन के कोर के अंदर भी होती है। सन के कोर के अंदर हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और आयंस सब आपस में दूर दूर मोशन करते रहते हैं। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर आयंस, प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जब दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम करता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम कर जाते हैं और न्यूक्लियर रेंज में चले जाते हैं। एक दूसरे के न्यूक्लियर रेंज में जाने के कारण वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के पीछे 2 साइकिल यहाँ पर काम करती है। पहली साइकिल को प्रोटॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन बोलते हैं
और दूसरी साइकिल को कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इन्हीं दो साइकिल्स के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन फिनोमेना होती है और जिसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर कोर के अंदर एनर्जी निकलने का यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है और जिसके कारण यही एनर्जी आगे रेडिएटिव जोन में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम बात करेंगे रेडिएटिव जोन के बारे में। रेडिएटिव जोन जस्ट कोर के बाद और कॉन्वेक्टिव जोन के पहले पाई जाने वाली लेयर है। यहाँ पर हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 75% और हीलियम 25% पाया जाता है। इसका टेम्परेचर कोर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। कोर के नज़दीक इसका टेम्परेचर 7 मिलियन केल्विन और कॉन्वेक्टिव जोन के नज़दीक इसका टेम्परेचर 2 मिलियन केल्विन होता है। जैसे जैसे हम लोग कोर से कॉन्वेक्टिव मतलब बढ़ती हुई रेडियस की तरफ या बाहर की तरफ हम लोग जाते हैं रेडिएटिव जोन में, इसका टेम्परेचर और डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, आखिर इसके अंदर एनर्जी कोर से बाहर की तरफ कैसे शिफ्ट होती है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। दरअसल कोर में जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो रेडिएटिव जोन में फोटान के रूप में इंटर करता है। क्योंकि यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी फोटान कोर से रेडिएटिव जोन में इंटर करता है तो तुरंत ये फोटान किसी एक आयंस के कारण ट्रैप कर लिया जाता है और ट्रैप होने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर से यही फोटान री एमिट होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में। अलग अलग डायरेक्शंस में एमिट होने के कारण फिर से वही फोटान किसी दूसरे आयंस के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो लगातार रेडिएटिव जोन में फोटान्स का एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिशन नहीं होता है, मतलब बढ़ती हुई रेडियस के डायरेक्शन में नहीं होता है, रैंडम डायरेक्शन में लगातार होता है। इसलिए यहाँ पर एक फोटान को कोर से कॉन्वेक्टिव जोन में जाने के लिए 170,000 ईयर्स लग जाते हैं और इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर जिसका नाम है कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन जस्ट रेडिएटिव जोन के बाद पाया जाता है। यहाँ पर 70% हाइड्रोजन एंड 27.7% हीलियम और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर कॉन्वेक्शन मेथड की मदद से होता है। कॉन्वेक्शन मेथड हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर का एक ऐसा मेथड है जिसमें जब भी किसी भी लिक्विड या गैस को गर्म किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स नीचे होते हैं वो हमेशा उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर चले जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं वो हमेशा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फिर जब उनको गर्म किया जाता है, फिर जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो फिर ऊपर चले जाते हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम हीट इनटेक कर लेता है, पूरा का पूरा सिस्टम एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेता है और पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है। बिल्कुल यही कॉन्वेक्शन प्रोसेस कॉन्वेक्टिव जोन में भी होता है। कॉन्वेक्टिव जोन में जब एनर्जी रेडिएटिव जोन से आती है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो रेडिएटिव जोन के कांटेक्ट में होते हैं वो एनर्जी पाने के बाद हमेशा बाहर की तरफ जाने लगते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं उनका टेम्परेचर रेडिएटिव जोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, वो ठंडे होते हैं और वो फिर रेडिएटिव जोन की तरफ आते हैं और इस तरह से एक पूरी साइकिल चलती रहती है। अल्टरनेटली कॉन्वेक्शन मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाने के बाद खुद ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और इसी ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होने के कारण एक पूरी की पूरी साइकिल चलने के कारण हमारी एनर्जी रेडिएटिव जोन से बाहर की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है और यही मेथड कॉन्वेक्टिव जोन में एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की जिसका नाम है लाइट स्फीयर या फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जस्ट कॉन्वेक्टिव स्फीयर के बाद और क्रोमोस्फीयर के पहले पाया जाता है। इसकी थिकनेस लगभग 500 किलोमीटर है और यहाँ का टेम्परेचर कोर के कंपैरिजन में बहुत कम है, लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का प्लाज्मा भी बहुत कम डेंस है। डॉपलर इफेक्ट की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल फोटोस्फीयर में ऊपर आ रहा है और कौन सा नीचे जा रहा है। जब हम लोग धरती की सतह से नेक्ड आइज से सन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो चमकता हुआ हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है दरअसल वो फोटोस्फीयर ही होता है। लेकिन अगर हम लोग टेलीस्कोप से, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है, इस तरह से ऑब्जर्व करें सन को कि हमारी आँख उसकी चकाचौंध से डैमेज ना होने पाए, तो फोटोस्फीयर में 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ है सन स्पॉट, दूसरी चीज़ है फैकुलिस और तीसरी है ग्रैनुलिस। अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
अब हम बात करते हैं सन स्पॉट के बारे में। सन स्पॉट सन के फोटोस्फीयर में पाया जाने वाला ब्लैक कलर का धब्बा होता है। पूरा का पूरा सन प्लाज्मा से बना होता है और हम जानते हैं कि प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सन स्पॉट बनता है। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 2500 गुना ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक प्रेशर नीचे की तरफ डेवलप होता है और जिसकी वजह से नीचे से ऊपर आने वाले प्लाज्मा मैग्नेटिक प्रेशर के कारण नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसके सराउंडिंग में प्रेशर मैग्नेटिक प्रेशर कम होता है। मैग्नेटिक प्रेशर कम होने की वजह से प्लाज्मा ऊपर आ जाते हैं और इसलिए इसके चारों तरफ के एरियाज ग्लो करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर सेंट्रल रीजन में प्लाज्मा नहीं पहुँच पाता है वो एरिया ग्लो नहीं करता है और वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर्स ज़्यादा रहते हैं। सन स्पॉट के सेंट्रल रीजन को अम्ब्रा बोलते हैं और इसकी सेकंड लेयर को पेन अम्ब्रा बोलते हैं। अम्ब्रा पेन अम्ब्रा के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क होता है। जैसे जैसे सन स्पॉट पुराना होता जाता है इसकी कैपेसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर 11 सालों में इनके नंबर्स चेंज होते रहते हैं। जब सन स्पॉट की संख्या ज़्यादा होती है तो इसे मैक्सिमम सन स्पॉट बोलते हैं और जब सन स्पॉट की संख्या कम होती है तो इसे मिनिमम सन स्पॉट बोलते हैं। सन स्पॉट से सोलर फ्लेयर भी बाहर की तरफ निकलते हैं और सोलर फ्लेयर के साथ साथ एक्सरेज और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके इसे प्रभावित कर देती है और इस घटना को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। कभी कभी मैक्सिमम सन स्पॉट की कंडीशन में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि जिसकी वजह से अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर रेडियो सिग्नल्स, ग्रिड और टेलीविज़न आदि सब प्रभावित होने लगते हैं। फोटोस्फीयर में सन स्पॉट की तरह एक और स्पॉट पाया जाता है जिसका नाम है फैकुली। फैकुली का टेम्परेचर सन स्पॉट और इसके सराउंडिंग से ज़्यादा होने की वजह से ये वाइट कलर का ग्लो करता है। फैकुलीज और सन स्पॉट आपस में कनेक्टेड होते हैं। फैकुलीज या तो सन स्पॉट के साथ पाया जाता है या उसके नज़दीक ही पाया जाता है। फैकुलीज और सन स्पॉट सन से निकलने वाली लाइट को और उसकी चमक को मैनेज करते हैं। सन के फोटोस्फीयर में सन स्पॉट और फैकुलीज के बाद एक तीसरी चीज़ पाई जाती है जिसे ग्रैनुलीज कहते हैं। दरअसल जब हम सन को अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व करते हैं तो सन हमें एक स्मूथ सरफेस दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर दानेदार जैसा नज़र आता है। इसे ग्रैनुलीज कहते हैं। ग्रैनुलीज की साइज लगभग 1000 किलोमीटर होती है। जब कॉन्वेक्टिव जोन से एनर्जी फोटोस्फीयर में ट्रांसफर होती है तो गैसेस खौलते हुए पानी के बुलबुले की तरह ऊपर आते हैं और ये लगभग 20 मिनट तक बने होते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही नई गैसेस ऊपर आती हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लगभग ये ग्रैनुलीज बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो पूरा का पूरा सन एक गैसेस के बुलबुले के फॉर्म में हमें नजर आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की जिसका नाम है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर और ट्रांजिशन जोन के बीच में पाया जाता है। इसकी थिकनेस लगभग 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक है। यहाँ की डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी का 0.01% ही है। जैसे जैसे क्रोमोस्फीयर में आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से सबसे पहले डिक्रीज करता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है और फिर उसके बाद और आगे बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 10000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता रहता है। क्रोमोस्फीयर में इस तरह अचानक टेम्परेचर के बढ़ने के पीछे वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स वेव बहती है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्रोमोस्फीयर नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता क्योंकि यहाँ की डेंसिटी कम होने के कारण यहाँ की लुमिनोसिटी और विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि फोटोस्फीयर की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फोटोस्फीयर की विजिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण क्रोमोस्फीयर की विजिबिलिटी फोटोस्फीयर की विजिबिलिटी के पीछे छिप जाती है। इसलिए क्रोमोस्फीयर की लेयर हमें तब दिखाई पड़ती है जब टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है और ये रेड कलर का दिखाई देता है। रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर रहने के बाद जब वापस आते हैं तो रेडिएशन का एमिट करते हैं और ये रेडिएशन विजिबल लाइट के रेड कलर के अंदर लाई करती है, जिसकी वजह से हमें ये रेड कलर का दिखाई पड़ता है। अल्टीमेटली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स H अल्फा लाइंस को एमिट करते हैं जिसकी वजह से हमें ये रेड कलर का दिखाई पड़ता है। क्रोमोस्फीयर में पहाड़ की तरह गैसेस के पतले पतले स्पाइक्स भी पाए जाते हैं जिन्हें स्पाइकल्स भी कहते हैं और इनकी संख्या किसी टाइम्स पर लगभग 3 लाख होती है और ये हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्रोमोस्फीयर के बाद एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ट्रांजिशन जोन।
ट्रांजिशन जोन क्रोमोस्फीयर और कोरोना को अलग करता है। ट्रांजिशन जोन में साइंटिस्ट का कहना है कि अचानक टेम्परेचर वेरिएशन इर्रेगुलर तरीके से होता है। मतलब क्रोमोस्फीयर से कोरोना की तरफ जब जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसके पीछे साइंटिस्ट का कहना है कि क्रोमोस्फीयर से न्यूट्रल पार्टिकल्स जब ऊपर जाते हैं और कोरोना से चार्ज पार्टिकल जब नीचे आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को आयोनाइज्ड कर देते हैं। आयोनाइज्ड की वजह से आपस में कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होने लगता है और जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे सन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर की, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना जस्ट ट्रांजिशन जोन के बाद पाया जाता है। ये पूरा का पूरा आयोनाइज्ड गैसेस से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी बहुत कम है। ये स्पेस में लगभग मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहीं पर एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, जो बाहर की तरफ एमिट होती हैं। सोलर स्टॉर्म भी यहीं से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अचंभित करने वाली बात यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, लगभग 1 मिलियन केल्विन के आसपास। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी आग के स्रोत से दूर चलते चले जाते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ वैज्ञानिकों ने कहा कि सन की पूरी एनर्जी सन के कोर में प्रोड्यूस होती है, तो जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। और कोरोना तो सन के कोर से सबसे दूर पाया जाता है, तो वहाँ तो टेम्परेचर और डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पर एनामेलस तरीके से, अनिश्चित तरीके से टेम्परेचर बहुत हाई हमें मिल रहा है। कोरोना में अचानक टेम्परेचर बढ़ने के पीछे वैज्ञानिकों की दो थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी इज नैनो फ्लेयर्स थ्योरी और दूसरी थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। नैनो फ्लेयर्स थ्योरी में यह कहा गया कि कोरोना के अंदर छोटे छोटे फ्लेयर्स बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में यह कहा गया कि कोरोना के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड के पैचेस पाए जाते हैं और हर 40 घंटे में ये अपीयर एंड डिसअपीयर होने लगते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड पैचेस होने के कारण यहाँ पर अचानक हीटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और जिसके कारण कोरोना का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कोरोना में अचानक टेम्परेचर बढ़ने की समस्या को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं और कोरोना की लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे कोरोना ग्राफ कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन से लेकर आया हूं। इनके सलूशन इसी वीडियोस में ही छिपे हुए हैं। एमसीक्यू टाइप्स के ये 10 क्वेश्चंस होंगे और इनके सलूशन आपको कमेंट्स में मुझे बताने होंगे। तो चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे ज़्यादा सही होता है। और क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कॉज्ड बाय सोलर एक्टिविटी इम्पैक्ट अर्थ? ऑप्शन ए, दे कॉज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक eruption. ऑप्शन बी, दे डिसरप्ट कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड्स. ऑप्शन सी, they increase ocean temperatures. Option D, they have no noticeable effect. Second question, what is the approximate cycle length of solar activity including sun-spot fluctuations? Option A, 5 years. Option B, 11 years. Option C, 22 years. Option D, 50 years. Third question, what are sudden intense bursts of energy released from the sun's surface called? Option A, coronal loops. Option B, solar flares. Option C, sunspots. Option D, prominences. Fourth question, which layer of the sun is responsible for emitting visible light? Option A, core. Option B, photosphere. Option C, chromosphere. Option D, corona. Fifth question, what is the approximate temperature at the sun's core? Option A, 5800 Kelvin. Option B, 15 million Kelvin. Option C, 1 million Kelvin. Option D, 10,000 Kelvin. Sixth question, the sun's 11-year cycle is associated with changes in which of the following? Option A, solar mass. Option B, sunspot number. Option C, core temperature. And option D, solar radius. Seventh question, what is the primary mechanism by which energy is transported in the sun's radiative zone? Option A, convection. Option B, conduction. Option C, radiation. And option D, magnetic fields. Eighth question,
What is the primary reason the corona is much hotter than the photosphere? Option A, it absorbs energy from the core directly. Option B, it undergoes nuclear fusion. Option C, magnetic reconnection and wave heating. Option D, it has a higher density of particles. Ninth question. What is the approximate time taken for energy produced in the sun's core to reach the surface? Option A, few minutes. Option B, few hours. Option C, few days. And option D, thousands to millions of years. Question 10. Which of the following best describes the process occurring in sunspots? Option A, they are cooler regions due to intense magnetic fields. Option B, they are hotter regions with higher energy output. Option C, they are formed by the impact of asteroids. And option D, they are caused by convection currents. अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, आपसे विदा लेने का। ऐसे ही साइंस पर बेस्ड डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए या 9, 10th, 11, 12th के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हमारे चैनल फर्राटा फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद एंड लव यू सो मच ऑडियंस, लव यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर watching me. Thank you.